अब देख रहे नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आधे घंटे के लिए प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। किसानों के समर्थन में जैसे ही कांग्रेसी दिग्गजों का काफिला सड़कों पर उतरा, पुलिस आड़े आ गई। वर्दी वाले जवान कांग्रेसियों के मार्च के दीवार बन गए। पुलिस ने राहुल गांधी का रास्ता रोका तो प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया गया। जिन नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली, उन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी बस में बैठ के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि करीब आधे घंटे मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को छोड़ दिया, लेकिन सरकार प्रियंका के वार से बच नहीं पाई। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी किसानों के पेट पर लात मार रही है। ये किसान की आवाज है, किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए। राहुल गांधी और सिर्फ 2 नेताओं को ही राष्ट्रपति भवन जाने की परमिशन मिली थी। मार्च की इजाजत न मिलने से नाराज कई कांग्रेसी कार्यकर्ता 10 जनपद के बाहर धरने पर बैठ गए। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी। प्रियंका गांधी गुस्से में आ गई और इस गुस्से की शिकार हो गई केंद्र सरकार। किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कांग्रेस ने 2 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2-2 कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान डटे रहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं। आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहे जाने को लेकर भी राहुल गांधी गुस्से में दिखे। राहुल ने आरोप लगाया कि फिलहाल जो भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलता है उसे आतंकी बता दिया जाता है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले से छल्लाई बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस की दुखती रग छू दी। मैं तो कह रहा हूं 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी। अगर नहीं ज्ञान है तो इतिहास के पन्नों को देख लें कि कैसा काला कानून कश्मीर लाया। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तीखे तेवर से साफ है कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से 2-2 हाथ करने का मूड बना लिया है। पटना से सौरभ कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने अपने ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति को जो पुलिंदा सौंपा, उसमें कितने किसानों के हस्ताक्षर थे? कांग्रेस इसे 2 करोड़ बता रही है, लेकिन सरकार को इस आंकड़े पर बिल्कुल भरोसा नहीं। राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को हस्ताक्षरों का बंडल सौंपने वाले राहुल गांधी के इस दावे पर सत्ताधारी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी शक है कि आखिर कांग्रेस जिस 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर की बात कर रही है, वो किसान कौन है? तोमर ने आरोप लगाया कि उनसे मिलने वाले किसी भी किसान ने ये बात नहीं कबूली कि उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को ये बात बेहद नागवार गुजरी। चौधरी बोले कि यकीन ना हो तो जांच करा लें, सीबीआई से करा लें, ईडी से करा लें। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। तो सीबीआई ईडी है, सब फॉरेंसिक टेस्ट करा ले और क्या? अरे एक सवाल है, तो सीबीआई ईडी है, सब फॉरेंसिक टेस्ट करा ले और क्या? इससे पहले बीजेपी ने किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल दागे। ये भी पूछ लिया कि अगर केरल में एमएसपी एक्ट नहीं है तो फिर वो दिल्ली में किसान आंदोलन को समर्थन देने के पीछे उनकी मंशा क्या है? राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपे गए हस्ताक्षरों के बंडल में कितने किसानों से दस्तखत किए गए हैं, इस सवाल पर बहस मुमकिन है, लेकिन असली बात यह है कि किसान आंदोलन के पक्ष में कांग्रेसी दिग्गजों का खुलकर मैदान में उतरना हजम नहीं हो रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। किसान आंदोलन के 29 दिन सरकार ने एक बार फिर किसानों को चिट्ठी लिखी है। सरकार ने कहा है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों को सरकार की इस चिट्ठी पर एतबार नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है और अब भी बातचीत के रास्ते खुले हैं। ऐसा है कि भारत सरकार का निरंतर प्रयास यही है कि हम किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाल सकें। तो यही कह रहे हैं कि वार्ता हो, बैठकर बातचीत हो, और उसके अंदर जो उनको पत्र लिखा है उसके अंदर उन सारे विषय जो उन्होंने कहे थे उन विषयों को लिखकर हमने भेजा है। सरकार बार बार बातचीत की पेशकश कर रही है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार की मंशा कानून को वापस लेने की नहीं है, लिहाजा सिर्फ बात करने के लिए बात करना बेमानी है। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है। किसान के विरोध में तीनों बिल हैं, संशोधन की कोई जगह नहीं है, बिल को वापस लो। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसानों की मांग पूरी करने के बजाय उनके आंदोलन को ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने भी मान लिया है कि किसान को पीड़ा थी, इसलिए घर से निकला है। जब किसान घर से निकला है, पीड़ा है, सरकार मानती है, खुले मन से बात भी करना चाहती है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना खुले, पूरे मन से जितना भी खुल सकती है खुल करके एक बार सामने आ जाए, एक बार वार्ता हो जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 29 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों पक्षों के रुख से इसका जल्द समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। अमित कुमार के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो गया है। कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी मिलने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने इसकी घोषणा की है। बंगाल में और विकल्प उस समय कौन हो सकता? वो कांग्रेस और लेफ्ट की जो थर्ड फोर्स, ये विकल्प हो सकता है। तो आखिरकार हो ही गया बंगाल में तीसरे मोर्चे का ऐलान।
लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ेंगे। चौधरी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता धर्मनिरपेक्ष है और वो बीजेपी और टीएमसी की सांप्रदायिक सियासत से ऊब चुकी है। बंगाल में धर्मनिरपेक्ष ताकत काफी मजबूत है, उदार मानसिकता की ताकत काफी मजबूत है। उसी को पूंजी बना के हम लोग अगले दिन ये दो शक्तियां के खिलाफ लड़के बंगाल में सत्ता हासिल करेंगे। ये उम्मीद के साथ हम लोग अगले दिन चुनाव में भाग लेने का तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में फिलहाल मुस्लिम वोटों पर दावेदारी करने वाली टीएमसी पर भी चौधरी ने जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी को मुसलमानों से माफी मांगने की नसीहत दी, इस इल्जाम के साथ कि उन्हीं की वजह से बीजेपी के पैर बंगाल में मजबूत हुए हैं। आज जब ममता बनर्जी ये कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को खिलाफ लड़ना पड़ेगा और मुसलमानों को जब कहते हैं मुसलमान भाई आप साथ दो, तो मुसलमान लोगों से वोट मांगने का पहले कि मुसलमान लोगों के पास जाए और माफ़ी मांगे कि मैंने गलती की थी और मेरे ही बदौलत बीजेपी पार्टी बंगाल में प्रवेश किया था, पैर जमाने का मौका मिला था। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ी थी। तब भी अधीर रंजन चौधरी ही बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया और बीजेपी ने वहां की 42 में से 18 लोकसभा सीट पर परचम लहरा दिया। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मौजूदा हालात में कांग्रेस और लेफ्ट के पास एक दूसरे से हाथ मिलाने के सिवा कोई और चारा नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले दिल्ली वासियों को मिलेगी, जिसके लिए केजरीवाल सरकार की तैयारी पूरी है। जरा सुनिए क्या बोले आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है ऐलान, कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयार है सरकार का मास्टर प्लान। आज कोरोना वैक्सीन पर जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है और उनकी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोजेस की जरूरत है और हमारे पास कुछ दिन में ही 1 करोड़ 15 लाख वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारी वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले वैक्सीन लगने वाले लोगों की लिस्ट भी कुछ दिनों में तैयार कर ली जाएगी। पहली कैटेगरी में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को मिलाकर करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। पुलिस, सिविल डिफेंस, नगर निगम में काम करने वाले लगभग 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स दूसरी कैटेगरी में हैं। तीसरी कैटेगरी में 42 लाख वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, यानी दिल्ली के कुल 51 लाख लोगों को शुरुआती चरण में टीका लगेगा। चूंकि वैक्सीन डबल डोज वाली है तो शुरुआत में वैक्सीन के लिए 1.02 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन मिलेगी, जिन्हें SMS के जरिए सरकार सारी जानकारी मुहैया कराएगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना का बदला रूप बिना किसी लक्षण के शरीर में प्रवेश कर रहा है और देखते ही देखते इंसान की जिंदगी खत्म कर रहा है। बिहार में कोरोना का ये रूप काफी तेजी से फैल रहा है, जिसे डॉक्टर पोस्ट कोविड इंपैक्ट बता रहे हैं। पटना के राजेंद्र नगर की रहने वाली इस महिला को देखिए, ये अपनी मां को लेकर परेशान थी। इनकी मां की उम्र 65 साल है। उन्हें सांस लेने में परेशानी और कमजोरी थी। फिर एक दिन बुखार आया। सबसे पहले कोरोना की जांच के लिए RT-PCR जांच करवाई, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन परेशानी कम नहीं हुई। ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि LDH और सीरम प्रोटीन काफी चढ़ा हुआ है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन ने उनके लंग्स का CT स्कैन करवाया और फिर जांच की रिपोर्ट ने डॉक्टर को भी चौंका दिया। लंग्स में 40% तक इन्फेक्शन था। हालांकि डोज देने के बाद उनकी हालत बेहतर है। CT स्कैन में लंग्स 40%
इन्वॉल्व था। अच्छा, ऐसे पता नहीं चल रहा है? ऐसे नहीं पता चल रहा था, ऐसे पेशेंट को कुछ नहीं पता चला। आरटीपीसीआर निगेटिव था, इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड टेस्ट और फिर ये सीटी स्कैन से हम लोग को पता चला कि नहीं बीमारी है। फिर इलाज के दौरान अभी हम लोग ठीक है, पेशेंट मेरा ठीक है। दरअसल यह सिर्फ एक की कहानी नहीं है। पटना में पिछले 2 महीनों के दौरान भले ही कोविड जांच की संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन लीवर की समस्या बढ़ती गई है। खतरनाक बात है कि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने के बाद यह सीधे जानलेवा साबित हो रहा है। पटना के अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर प्रभात रंजन हमारे साथ हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, और कई मुद्दों पर हमने लगातार शुरुआत से कोरोना के बगल में इनसे बात भी की है। सर, ये जो कोरोना रूप देखने को मिल रहा है कोविड का, ये क्या है? ये एक नया रूप है पोस्ट कोविड में, और इससे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा सिम्टम्स बताएं, यदि किसी भी पेशेंट्स को ऐसे कोविड-19 के पेशेंट्स या सस्पेक्टेड पेशेंट जिनका आरटीपीसीआर इवन निगेटिव है, वो यदि फील करते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और अपना जांच और HRCT लंग करवाना चाहिए। दरअसल बिहार में अभी कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है और पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। कुछ महीने पहले बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के पोस्टर और बैनर से लालू यादव और राबड़ी देवी गायब थे, लेकिन पार्टी के नए पोस्टर और नए बैनर में लालू राबड़ी की एंट्री हो गई है। लालू के बगैर लालटेन की लौ जलने वाली ये बात उनके लाल को समझ में आ गई है। तभी तो पटना में आरजेडी दफ्तर की दीवारें पार्टी अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी के पोस्टरों से पट गई है। आरजेडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी यह बात अब लगता है समझ में आ गई है। तभी तो न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि राबड़ी देवी की भी दोबारा एंट्री आरजेडी के पोस्टर में हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने योजनाबद्ध तरीके से पार्टी के सभी बैनर और पोस्टरों से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर को बाहर कर दिया था। पार्टी की छवि से बाहर और विपक्षियों के जंगल राज वाले जुमलों से बचने के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर को प्रमुखता दी गई थी। लेकिन अब पार्टी फिर से लालू राग पर वापस लौट आई है। तो जेडीयू का कहना है कि लालू की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। ना लालू प्रसाद जी के आरजेडी की कल्पना नहीं की जा सकती है, और ये सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल हैं तेजस्वी यादव। वो लालू प्रसाद जी के लाल हैं, इसलिए सारे लोग तेजस्वी यादव जी पर भी अपना प्यार आशीर्वाद इस चुनाव में 2020 के चुनाव में लुटाने का काम जनता। और लालू जी की तस्वीर नहीं रख करके वो ये साबित करना चाहते थे कि वो उनकी परछाई के साथ भी नहीं है। लेकिन अब चुनाव बीत चुका है और इस सच को जनता ने समझ लिया था कि तस्वीर हटाने से लालू जी से तेजस्वी जी अलग नहीं हो जाएंगे। अब उनकी पार्टी चाहे दलील जो भी दे, लेकिन जिस तरह से लालू जी अप्रासंगिक हो चुके हैं, अब उनको दोबारा किसी तरह से केंद्रीय भूमिका में ला करके भी तेजस्वी यादव की नैया पार नहीं हो सकती। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी के बैनर और पोस्टरों पर लालू और राबड़ी तो जुड़ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इन पोस्टरों से नदारद है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।